दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है इसका भाग 8, जिसमें हम परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के राज्य व्यवस्था खंड के साथ साथ टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 8। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम उच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों के गठन, न्यायिक क्षेत्र और उनकी अधिकारिता के संबंध में विवरण दिया गया है। और भारत में सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। दोस्तों, सबसे पुराना उच्च न्यायालय 1862 में कलकत्ता में यानी कोलकाता में स्थापित किया गया था। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं और आंध्र प्रदेश में स्थित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय जो अमरावती में है, ये 25वां उच्च न्यायालय है। तो यहाँ पर आइए देख लेते हैं जो उच्च न्यायालय हैं उनको भारत के मैप के आधार पर। देखिए, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ये आपका श्रीनगर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला में स्थित है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है और दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली में है। दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो प्रयागराज यानी इलाहाबाद में स्थित है और इसकी एक खंडपीठ आपकी लखनऊ में है। सिक्किम उच्च न्यायालय ये गंगटोक में स्थित है और इसी प्रकार गुवाहाटी उच्च न्यायालय दोस्तों ये आपका गुवाहाटी में स्थित है। इसके खंडपीठों में कोहिमा, एझोल और दोस्तों ईटानगर है। तो गुवाहाटी का जो अधिकार क्षेत्र है उसमें कोहिमा, एझोल और ईटानगर में इसके खंडपीठ हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ये आपका चंडीगढ़ में स्थित है। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में स्थित है और इसी तरह यहाँ पर हम अन्य उच्च न्यायालयों के बारे में जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय आपका जबलपुर में स्थित है और इसकी अन्य पीठें ग्वालियर और इंदौर में हैं। देखिए, पटना में बिहार उच्च न्यायालय, झारखंड के रांची में झारखंड उच्च न्यायालय स्थित है और कलकत्ता उच्च न्यायालय दोस्तों ये जो पश्चिम बंगाल का उच्च न्यायालय है कलकत्ता में स्थित है और इसकी खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर में है। उड़ीसा उच्च न्यायालय कटक में है। मेघालय उच्च न्यायालय आपका शिलांग में स्थित है और मणिपुर उच्च न्यायालय इम्फाल में। त्रिपुरा उच्च न्यायालय दोस्तों ये आपका अगरतला में स्थित है। देखिए, इसके अलावा छत्तीसगढ़ जो उच्च न्यायालय है बिलासपुर में स्थित है। तेलंगाना उच्च न्यायालय हैदराबाद में और आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय अमरावती में स्थित है और ये लेटेस्ट उच्च न्यायालय है, भारत का 25वां उच्च न्यायालय। दोस्तों, कर्नाटक उच्च न्यायालय ये बंगलुरु में स्थित है। बॉम्बे हाई कोर्ट ये दोस्तों मुंबई में स्थित है और इसकी खंडपीठों में नागपुर, पणजी और औरंगाबाद हैं। इसके अलावा जो हमारा मद्रास उच्च न्यायालय है जिसको वर्तमान में चेन्नई उच्च न्यायालय कहते हैं, ये तमिलनाडु का उच्च न्यायालय है और इसकी एक पीठ मदुरै में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपने जाना कि कौन कौन से उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित हैं और इनकी खंडपीठों के बारे में। तो ये जो भारत की न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालयों की व्यवस्था की गई है उसमें वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय भारत में हैं। आइए देखते हैं उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में। दोस्तों देखिए, उच्च न्यायालय जो होता है ये भारतीय संविधान के तहत राज्यों के न्यायिक प्रशासन में शीर्ष स्थिति पर होते हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 में अध्याय 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 214 से 231 तक प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय, हालांकि 2 राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय अभी अपवाद स्वरूप व्यवस्था है। दोस्तों, उच्च न्यायालय जो होते हैं ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरह अभिलेख न्यायालय होते हैं। इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और पद धारण की आयु जो है वो 62 वर्ष की आयु होती है उच्च न्यायालय में। इसके अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग कर सकता है और पदच्युत जो होती है वो राष्ट्रपति के आदेश से होती है।
भारतीय संविधान में जो अधीनस्थ न्यायालयों का प्रावधान है वो भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 में किया गया है और अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में उपबंध हैं। आइए देखते हैं दोस्तों भारत की संचित निधि से संबंधित प्रश्नों को। देखिए दोस्तों, भारत की संचित निधि जो होती है इसका प्रावधान अनुच्छेद 266 में किया गया है और भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा का जो है वर्णन इसमें है। इसके अलावा व्यय की प्रक्रिया के नियम जो हैं वो भारत की संचित निधि से व्यय की प्रक्रिया के जो नियम हैं वो संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके ही संचित निधि से कोई धन निष्कासित किया जा सकता है। संचित निधि पर भारित व्यय देख लेते हैं तो दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ते, राष्ट्रपति का वेतन भत्ता, इसके अलावा भारत के महानियंत्रक और लेखा परीक्षक, उनके वेतन भत्ते और पेंशन तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन तथा उच्च न्यायालयों की पेंशन जो है भारत की संचित निधि पर भारित होता है। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न बहुत कंफ्यूजिंग है, कई बार पूछा है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन जो हैं वो किस निधि पर भारित होते हैं। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन तो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, लेकिन यदि हाई कोर्ट का कोई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है तो उसका वेतन तो नहीं लेकिन पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों राज्य की कार्यपालिका के संबंध में उपबंध। दोस्तों, भारतीय राज्यों में सरकारों की व्यवस्था केंद्र स्तर की तरह ही है। यहाँ पर राज्य कार्यपालिका भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 2 में है और अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका का उल्लेख है। राज्यपाल, दोस्तों राज्यपाल जो होता है किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति में, राज्यपाल जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है। हालांकि 2 राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति आप जानते हैं राष्ट्रपति के द्वारा होती है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा राज्यपाल अपना पद त्याग कर सकता है। राज्यपाल पद के लिए जो अर्हताएं हैं दोस्तों, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। दोस्तों, राज्यपाल की उपलब्धियां, वेतन और पद से संबंधित अन्य व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। और राज्यपाल का कार्य क्या है? तो राज्यपाल का कार्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। अंग, तो दोस्तों राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है और इसकी शक्तियों में राज्य विधानसभा सत्र बुलाने या सत्रावसान करने की शक्ति है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है। दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार होती है? तो राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/6 भाग राज्य विधानसभा के जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य की वर्तमान में निष्प्रभावी हो गया है। तो राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को नामित किया जाता है। पहले राज्य विधानसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य की जो है नियुक्ति भी करता था, वो मनोनयन करता था, लेकिन वर्तमान में ये 104वें संविधान संशोधन द्वारा निष्प्रभावी हो गया है। इसके अलावा राज्यपाल दोस्तों एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा जो पारित विधेयक होते हैं राज्यपाल उन पर स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक सकता है और विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है। साथ ही पुनर्विचार के लिए भी वापस कर सकता है और पुनर्विचार के लिए वो केवल गैर धन विधेयकों को वापस कर सकता है। दोस्तों, विधानमंडल द्वारा पुनः भेजे जाने पर इसकी स्वीकृति का जो कार्य होता है वो राज्यपाल द्वारा करना पड़ता है। इसके अलावा राज्यपाल जब विधानसभा सत्र जो है नहीं चलता है उस समय अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां भी हैं, वो दंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार कर सकता है और दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति राज्यपाल को है। राज्यपाल के दोस्तों कुछ विवेकाधिकार भी हैं, विवेकाधीन शक्तियां भी हैं, जैसे विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना और विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने का आदेश देना, ये राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियां हैं।
इसके अलावा किसी विधेयक पर अनुमति देने, रोकने या राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का जो कार्य है वो राज्यपाल के विवेकाधीन कार्यों में है। और साथ ही अल्पमत में आए मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने का जो कार्य ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों में आता है। आइए देखते हैं राज्य विधानमंडल और मंत्रिपरिषद से संबंधित तथ्यों को। दोस्तों, राज्य विधानमंडल से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 6 में अध्याय 3 में दिए गए हैं और इसका वर्णन अनुच्छेद 168 से 212 तक किया गया है। राज्य विधानमंडल के जो अंग हैं उसमें जिन राज्यों में विधान परिषद है, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल होते हैं। विधानसभा सीटों की अधिकतम सदस्य संख्या, विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 रखी गई है, न्यूनतम दोस्तों 60 है। और अपवाद स्वरूप सिक्किम और गोवा जो हैं 60 से कम विधानसभा वाले राज्य हैं। यहाँ पर देखिए विधानसभा अध्यक्ष, तो दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष जो होता है उसका जो कार्य है वो लोकसभा अध्यक्ष के समान ही होता है और वो किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत की स्थिति में जो है वो क्या करता है, निर्णायक मत दे सकता है और संपर्क संस्थापक होता है सदन और राज्यपाल के मध्य। दोस्तों, सदस्यों के लिए अर्हताएं क्या हैं? तो विधानसभा सदस्य बनने के लिए उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद, तो दोस्तों सभी राज्यों में विधानसभाएं तो हैं लेकिन विधान परिषद नहीं है और विधान परिषद जो है विधि द्वारा इसका सृजन या उपबंध किया गया है। यदि उस राज्य की विधानसभा संकल्प पारित करे विशेष बहुमत से तो वहाँ पर विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। दोस्तों, अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों की संरचना, अस्थाई सदन, सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष है और विधान परिषद अस्थाई सदन होता है। दोस्तों, इसमें व्यवस्था ये की गई है कि प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर 1/3 सदस्य यथासंभव निकटतम जो होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं और विधानसभा सदस्य जो विधान परिषद की सदस्य संख्या होती है विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 होता है और किसी भी दशा में ये 40 से कम नहीं हो सकता है। सदस्यों का निर्वाचन 5/6 सदस्यों का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होता है एकल संक्रमणी मत द्वारा और विधान परिषद के शेष 1/6 सदस्य ये राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। दोस्तों, राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 163 में वर्णन है कि राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164(1) में प्रावधान है देखिए कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी। इसके अलावा मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती लेकिन 12 से कम भी नहीं होगी। दोस्तों, राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये आप जानते हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा सदस्यों की संख्या। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जम्मू और कश्मीर में अगर जो विधानसभा सदस्यों की संख्या को देखें तो यहाँ पर दोस्तों जम्मू कश्मीर में 24 सीटें पीओके के लिए आरक्षित हैं। पहले 107 थी लेकिन अब ये 114 सीटें हो गई हैं। 90 + 24 तो 90 सीटें जम्मू कश्मीर के लिए। पंजाब में 117, हिमाचल प्रदेश में 68, हरियाणा में आपकी 90 सीटें हैं दोस्तों और उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर देखिए सर्वाधिक जो विधानसभा सीटें हैं ये 403 उत्तर प्रदेश में हैं। दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या 70 है और सिक्किम में देखिए सिक्किम में 32 विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में 60, नागालैंड मणिपुर में 60 सीटें हैं, असम में 126 सीटें हैं और दोस्तों बिहार में 243 सीटें हैं। देखिए राजस्थान में 200, गुजरात में 182, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या 288, तेलंगाना में दोस्तों 119 और यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं, झारखंड में 81 और 294 विधानसभा सीटें वेस्ट बंगाल में हैं।
दोस्तों उड़ीसा में विधानसभा सीटों की संख्या 146 है। और इसी प्रकार अगर जो हम यहाँ पर देखें तो गोवा में 40 विधानसभा सीटें हैं, कर्नाटक में 223, इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 175 और केरल में 140 तथा 234 विधानसभा सीटें तमिलनाडु में हैं। तो ये राज्यवार विधानसभा सीटों की संख्या आपने देख लिया। इसके अलावा पुडुचेरी में 33 विधानसभा सीटें हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित प्रश्न। दोस्तों शक्तियों का पृथक्करण क्या है? तो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादित किया था। उसका कहना ये था कि सरकार की जो अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनकी शक्तियाँ किसी एक जगह केंद्रित नहीं होनी चाहिए। इनकी शक्तियों में बंटवारा या पृथक्करण होना चाहिए, तभी लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा हो सकती है। देखिए शक्तियों के पृथक्करण के मामले में आइए देख लेते हैं। 3 अंग हैं सरकार के, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका जो है ये विधि या कानून निर्माण की शक्ति विधायिका में होती है। और भारत में जो संसद है वो कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है। दोस्तों संसद से संबंधित अनुच्छेद 79 से 122 हैं। राज्यसभा जो कि संसद का उच्च सदन है, अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन है। इसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नामित हो सकते हैं। लोकसभा अनुच्छेद 81 में इसका वर्णन है। ये निम्न सदन है और इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 550 होती है। दोस्तों विधायिका के बाद कानून जो है कार्यपालिका के बारे में जानते हैं। कार्यपालिका जो है विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन करती है और कार्यपालिका से संबंधित जो प्रावधान हैं अनुच्छेद 52 से 78 में दिए गए हैं। देखिए राष्ट्रपति जो होता है दोस्तों अनुच्छेद 52 के तहत नाम मात्र का प्रधान होता है और वास्तविक प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा होता है और इस निर्वाचक मंडल की व्यवस्था अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचक मंडल बनता है उसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री आप जानते हैं कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रमुख होता है और ये लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए तीसरा अंग जो न्यायपालिका है वो विधि पर निर्णय की शक्ति है और अपने यहाँ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय हैं। न्यायपालिका का कार्य जो है कानून का पालन न करने वाले को दंड देने की व्यवस्था करना है। अब आइए देखते हैं राज्य कार्यपालिका के बारे में। दोस्तों देखिए राज्य कार्यपालिका जो हमारी है उसके अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता शामिल हैं। देखिए राज्य कार्यपालिका का उपबंध संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 167 तक किया गया है। देखिए अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्यपाल की व्यवस्था है। राज्यपाल जो है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से अनुच्छेद 155 के द्वारा होती है और इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है जिसका वर्णन अनुच्छेद 156 में है। इसके अलावा दोस्तों मुख्यमंत्री जो होता है राज्य के कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है और ये विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है अनुच्छेद 164 के तहत और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है वो पद धारण करता है, यानी विधानसभा में बहुमत रहने तक मुख्यमंत्री अपना पद धारण करता है। इसके अलावा अगर जो मंत्रिपरिषद की बात करें तो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, अनुच्छेद 163 में इसका वर्णन है और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से होती है। मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के साथ ही मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों महाधिवक्ता ये राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है जिसको कि एडवोकेट जनरल कहा जाता है।
एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो दोस्तों, लास्ट में आपने देखा कि भारत में जो राज्य कार्यपालिका है उसका स्वरूप और संरचना किस प्रकार का होता है। तो ये था आज का वीडियो। दोस्तों, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये 8वां भाग था, जिसमें आपने विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है, जो आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इसके अलावा दोस्तों जूनियर हाई स्कूल परीक्षा के सामान्य अध्ययन खंड और सामाजिक विज्ञान खंड, इसके साथ ही साथ नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान से आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।